डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसके अंदर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आता है, जिसको हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन भी कहते हैं। एंड वी विल डिस्कस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इन मोर डिटेल। इसलिए वीडियो को आखिर तक देख लें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग एक्चुअली इनटेक या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज नोन एज ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में कहते हैं कि लंग्स डायरेक्टली एयर को पुश करने में या एयर को इनहेल करने में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एक डायफ्राम है, सेकंड हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स हैं, एंड तीसरा हमारे पास है इंटरकोस्टल मसल्स। व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम इट इज एक्चुअली लार्ज डोम ऑफ स्केलेटल मसल्स, और ये वो मसल्स हैं जो कि थोरेसिक कैविटी और हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन की जो कैविटी होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और हमारा जो थोरेसिक रीजन होता है उसकी जो कैविटी होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के जो मसल्स हैं वो एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। एंड सेकेंड वी हैव इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं दे आर पेयर ऑफ मसल्स, दे आर मसल्स प्रेजेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स के बीच के जो मसल्स होते हैं को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। एंड देन वी हैव एब्डोमिनल मसल्स। जो एब्डोमिनल कैविटी के जो मसल्स हैं वो भी ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स मिलके क्या करते हैं, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, या टू सेट ऑफ मसल्स होते हैं। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दूसरे हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। सिंपल सी बात है, रिब्स का जो इनर साइड पे अगर आपके रिब्स का जो है इनर साइड पे अगर ये मौजूद हो तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे, और या बाहर अगर ये मौजूद हो तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो टू सेट ऑफ मसल्स हैं दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और इसी तरह से ये ऑपोजिटली ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ऐसे जो है प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होगा। व्हाट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन के दौरान जो है टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर को जब आप इनहेल करते हैं उस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव फेज ऑफ रिस्पिरेशन। इसको हम एक्टिव फेज ऑफ रिस्पिरेशन भी कहते हैं। और इसके दौरान क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये डायफ्राम लेस डोम शेप में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कि ये फ्लेट हो जाता है, पूरा डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है या फ्लेट हो जाता है। और इसके दौरान कहते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं दे विल रिलैक्स। अब एज रिजल्ट क्या होगा कि जो रिब केज है इट विल मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या इनहेलेशन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका रिब केज जो ही आप इंस्पायर करते हैं तो आपका जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और फॉरवर्ड मूव कर जाता है डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे देखें ये राइज हो गया है, दिस इज रिब केज। ये पूरा जो है आपका रिब केज है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा और फॉरवर्ड मूव करेगा। एज रिजल्ट क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक जो रीजन है या थोरेसिक कैविटी है, और थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बीच में जो है वो स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। अब स्पेस जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली गैसेस का प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से फिर एयर इनसाइड लंग्स मूव करना स्टार्ट कर देगा, प्रेशर इन लंग्स एंड थॉरेक्स रिड्यूस्ड,
थोरेसिक कैविटी में जब स्पेस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर, गैसेस की जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो एज ए रिजल्ट एयर इज फोर्स टू इंटर इनटू लंग्स, तो लंग्स के अंदर जो है वो एयर का आना शुरू हो जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। एंड व्हाट इज exhalation or expiration? It is totally opposite to that of inhalation or inspiration. अब यहाँ पे क्या होगा कि रिमूवल ऑफ एयर आउट ऑफ लंग्स, लंग्स से बाहर जो है वो एयर मूव करना शुरू कर जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिव फेज ऑफ ब्रीथिंग, इसको हम पैसिव फेज ऑफ ब्रीथिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि डायफ्राम विल रिलैक्स। ऑब्वियसली इनहेलेशन के दौरान हमने देखा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, और फिर एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इट विल बिकम मोर डोम शेप। देखें ये बिल्कुल डोम शेप हो गया है, इट विल बिकम मोर डोम शेप, और फिर एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट रिब केज विल मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, रिब केज नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और बैकवर्ड इसकी मूवमेंट होगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी के बीच में जो स्पेस है, लंग्स और थोरेसिक कैविटी के बीच में जो स्पेस है वो फिर डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स के अंदर भी स्पेस डिक्रीज हो जाएगा और थोरेसिक कैविटी के अंदर भी जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि लंग्स के अंदर और थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, स्पेस कम होगा तो गैसेस की प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी, तो एज ए रिजल्ट जो है वो गैसेस क्या करेंगे, एयर इज फोर्स टू एक्सपेल फ्रॉम लंग्स, और वो गैसेस के ऊपर जब प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा तो वो बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, जिसको हम प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? अब जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, इनहेलेशन जो और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है, कहते हैं कि इट अकर्स इन साइक्लिक मैनर। ऑब्वियसली एक दफ़ा इंस्पिरेशन होता है, एक दफ़ा जो है वो एक्सप्रेशन होता है, तो ये साइक्लिक मैनर में ये हो रहा होता है, और इसके साथ साथ जो है चेस्ट वॉल की मूवमेंट होती है, लंग्स के अंदर मूवमेंट होती है, लंग्स के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और फिर लंग्स के अंदर डिफरेंट वॉल्यूम्स होंगे, और जो कि ये वॉल्यूम्स फिर चेंज होते रहते हैं। कि अगर आप इन केस कि अगर आप डीप ब्रीथ ले लेते हैं तो वो फिर डिपेंड करता है जो एयर, जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है उसके अंदर की जो चेंजेस हैं, इट विल डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन, कि जितना डीप आप ब्रीथ ले लेंगे उतना ही उसी हिसाब से वॉल्यूम जो है वो लंग्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। जेंडर के हिसाब से वो लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, एज के हिसाब से हो सकती है, और फिर रिस्पिरेटरी डिजीजेस, डिफरेंट टाइप के जो रिस्पिरेटरी डिजीजेस होंगे तो उस हिसाब से ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप डीप ब्रीथ ले लेते हैं तो आप मैक्सिमम एयर इनहेल कर जाते हैं, और उसके साथ अगर कोई डिजीज होगा किसी बंदे को तो ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा जो है वो डीप ब्रीथ नहीं कर सकेगा, तो लंग्स के अंदर जो एयर की जो वॉल्यूम है या जो लंग्स की वॉल्यूम है वो फिर वेरी कर जाती है। व्हाट इज रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एक्चुअली? रिस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन लंग्स एट एनी गिवन टाइम। जितना आप इनहेल कर जाते हैं या जितना आप एक्सहेल कर जाते हैं या आप स्टोर कर जाते हैं किसी भी गिवन टाइम में, उसको हम रिस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। And what is tidal volume? The amount of air which enters the lungs during normal inhalation at rest. Normal inhalation के दौरान जितना आप एयर लेके जाते हैं that is known as average tidal volume and its value is 500 ml. Generally जो है एक बंदे के अंदर जो average tidal volume होती है that is 500 ml, और इसके साथ साथ सेम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग से एक्सेल कर जाते हैं। 500 ml इनहेल करेंगे तो 500 ml जो है वो आप एक्सेल कर जाते हैं, लेकिन
जो एक्स्ट्रा एयर और कुछ केसेस में ये भी होता है कि ड्यूरिंग ब्रीथ जो है वो आप एक्स्ट्रा एयर जो है वो आप इनहेल कर जाते हैं और कहते हैं कि जो डीप ब्रीथ है उसके दौरान ये 3000 ml तक इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। अगर आप डीप ब्रीथ ले लेते हैं तो तब 3000 ml जो है वो तक आप एयर इनहेल कर जाते हैं और जबकि नॉर्मल जो कंडीशंस होते हैं उसके दौरान आप 500 ml इनहेल कर लेते हैं। एंड फाइनली वी हैव कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जिसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो नॉर्मली जब हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग जो है दैट इज नॉट कंट्रोल्ड मीन्स के जो है इसको हम इनवॉलंटरी भी कहते हैं। हम खुद कॉन्शियसली हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कभी भी ब्रीथिंग को हम स्टॉप नहीं कर सकते या फिर जो है इसको हम अपनी मर्जी से इंक्रीज या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हम नहीं कर सकते हैं। एंड दिस ब्रीथिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडिवला। मेडिवला के अंदर यहाँ पे मौजूद होता है। ये एक वेंट्रल लोअर पोर्शन में इसकी होती है कंट्रोल। जो हमारा जो मेडिवला है इसका जो लोअर पोर्शन जिसको हम वेंट्रल पोर्शन भी कहते हैं वहाँ पे ये कंट्रोल होती है, जो कि हम जिसको इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। मेडिवला के अंदर वेंट्रल पोर्शन, मेडिवला का जो वेंट्रल पोर्शन है वो इंस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है क्योंकि ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और दूसरा हमारे पास मेडिवला के अंदर जो डोर्सल और लेटरल जो पोर्शंस हैं, डोर्सल टॉप वाला पोर्शन को कहते हैं, लेटरल जो है वो साइड का जो पोर्शन होता है वो फिर इनहेबिट करता है इंस्पिरेशन को और एक्सप्रेशन को इन्हांस करता है या एक्सप्रेशन को वो स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो इसलिए इसको इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सपिरेटरी सेंटर है। तो मेडिवला कंट्रोल करता है हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस को क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन है, हम खुद जानबूझ के इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो रिस्पिरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। रिस्पिरेटरी मूवमेंट्स में जो आपके डायफ्राम वगैरह की जो मूवमेंट है इन सबको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा होता है। दैट मीन्स के मेडिवला और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है दे बोथ आर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। एंड इमोशंस थ्रू लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो इफेक्ट रिस्पिरेटरी सेंटर। लिम्बिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है रिस्पिरेटरी जो हमारे रिस्पिरेटरी जो सेंटर के तौर पे ये भी लिम्बिक सिस्टम भी काम कर रहा होता है। Thank you so much for watching my video.